क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया मतलब थोड़ी अजीब है ना? हाँ बिल्कुल। वहाँ कोई भी चीज एक ही समय पर दो जगहों पर हो सकती है या एक कण दीवार के आर पार भी जा सकता है। सही। तो आज हम भौतिकी के एक ऐसे ही अनोखे पहलू पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जॉन मार्टिनेस के एक इंटरव्यू के कुछ नोट्स हैं। और हम इन्हीं के जरिए एक ऐसी खोज को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी दुनिया को शायद पूरी तरह बदलने वाली है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्हें पुरस्कार क्यों मिला, बल्कि ये समझना है कि माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग जैसी भारी भरकम बात का असल में मतलब क्या है। और सबसे जरूरी, इस एक खोज ने क्वांटम कंप्यूटिंग के दरवाजे कैसे खोल दिए। हाँ, एक ऐसी तकनीक जो ब्रह्मांड में मौजूद परमाणुओं से भी ज्यादा गणनाएं एक साथ कर सकती है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं पुरस्कार से। जॉन मार्टिनेस, जो यूसी सांता बारबरा में प्रोफेसर है, वो गूगल की क्वांटम टीम के लीडर भी रह चुके हैं। हाँ, और अब तो अपनी कंपनी चला रहे हैं। उन्हें ये पुरस्कार मिशेल डेबोरे और जॉन क्लार्क के साथ मिला। और पुरस्कार मिला एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन को साबित करने के लिए। अब ये शब्द सुनने में बहुत जटिल लगते हैं। हाँ, लगते हैं, पर इनका सार बहुत ही हैरान करने वाला है। हाँ, और यहीं पर मेरा पहला सवाल उठता है। हाँ। इंटरव्यू में भी ये पूछा गया था कि भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट तो मतलब 150 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, हम हर रोज उन्हें इस्तेमाल करते हैं। सही। तो इसमें ऐसा क्या नया कर दिया गया जिसके लिए भौतिकी का सबसे बड़ा पुरस्कार देना पड़ा? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। नया ये था कि उन्होंने ये दिखाया कि एक बड़ी आंखों से दिखने वाली चीज, मैक्रोस्कोपिक चीज, हाँ, एक मैक्रोस्कोपिक चीज जैसे कि एक सिक्के के आकार की चिप, वो भी क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियमों का पालन कर सकती है। अच्छा, अब तक हम यही मानते आए थे कि क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ परमाणुओं और अणुओं जैसी बहुत छोटी मतलब अदृश्य दुनिया में ही काम करती है। इंटरव्यू में मार्टिनेस एक क्रिस्टल का उदाहरण देते हैं। जैसे एक क्रिस्टल में परमाणुओं की छोटी छोटी संरचनाएं एक जैसे पैटर्न में बार बार जुड़कर एक बड़ी दिखाई देने वाली संरचना बनाती हैं। तो क्या ये वैसा ही कुछ था? ये एक अच्छी तुलना है, पर उनकी खोज इससे भी एक कदम आगे और कहीं ज्यादा गहरी थी। अच्छा। ये सिर्फ छोटे क्वांटम प्रभावों का बड़ा दिखना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ही विशाल क्वांटम इकाई की तरह व्यवहार कर सकता है। एक इकाई की तरह? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे हजारों लोग एक स्टेडियम में बैठे हैं और सब अपनी अपनी धुन में ताली बजा रहे हैं। ये एक सामान्य सर्किट है जिसमें हर इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से घूम रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर कोई इशारा करता है और सब एक साथ एक ही लय में ताली बजाने लगते हैं। अच्छा। वो जो एक लय है वही फेज है। उस सर्किट के सारे इलेक्ट्रॉन एक होकर एक विशाल सुपर आटम की तरह काम करने लगते हैं। उन्होंने साबित किया कि एक मानव निर्मित वस्तु भी एक इकाई के रूप में क्वांटम व्यवहार कर सकती है। वाह। अच्छा, तो इस खोज की जो सबसे हैरान करने वाली बात है टनलिंग, जरा उस पर बात करते हैं आम भाषा में, जैसा कि इंटरव्यू में भी समझाया गया। इसका मतलब है कि कोई कण एक ऐसी बाधा को पार कर जाता है जिसे पार करने के लिए उसके पास मतलब शास्त्रीय भौतिकी के हिसाब से पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। सही कहा। मानो कोई गेंद बिना पहाड़ पर चढ़े उसके आर पार निकल जाए। एकदम सही। उनके सर्किट के संदर्भ में इसका मतलब था कि सर्किट एक शून्य वोल्टेज वाली सुपरकंडक्टिंग अवस्था से। एक मिनट, सुपर कंडक्टिंग अवस्था मतलब जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो? बिल्कुल, उस अवस्था से एक वोल्टेज वाली सामान्य अवस्था में जा रहा था, और इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक ऊर्जा की दीवार थी जिसे वो भेद कर या टनल करके पार कर रहा था। तो ये पहली बार था कि किसी ने इतने बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ देखा? हाँ, नियंत्रित तरीके से देखा और मापा था। ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, पर आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? हमारी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका महत्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इस खोज ने असल में हमें क्वांटम दुनिया को बनाने और नियंत्रित करने की चाबी दे दी। चाबी दे दी? हाँ, मार्टिनेस ने इंटरव्यू में से बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे पास रसायन विज्ञान के लिए एक आवर्त सारणी है ना? हाँ, पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम अलग अलग परमाणुओं को मिलाकर नए अणु बनाते हैं, वैसे ही इस खोज ने क्वांटम उपकरणों के लिए एक नई आवर्त सारणी बना दी। मतलब अब हमें क्वांटम दुनिया को समझने के लिए सिर्फ प्रकृति में मिलने वाले परमाणुओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हम उसे अपने इलेक्ट्रॉनिक टूल से खुद बना सकते हैं। बिल्कुल। और इस नई आवर्त सारणी में तत्व है इंडक्टर, कैपेसिटर और एक और नाम लिया गया था जोसेफसन जंक्शन। ये क्या चीज है?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इस नई आवर्त सारणी का सबसे जरूरी तत्व है जोसेफसन जंक्शन। इसे आप एक तरह का सुपर हाईवे का टोल गेट समझ सकते हैं। टोल गेट? हाँ, जो क्वांटम कणों को बिना ऊर्जा खोए एक जगह से दूसरी जगह टनल करने देता है। ये वो जादुई चीज है जो एक सामान्य सर्किट को क्वांटम सर्किट बनाती है। अच्छा। इसी से हम कृत्रिम परमाणु या क्यूबिट्स बना पाते हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर की बुनियाद हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ये आइडिया 1985 में आ गया था, तो इसे नोबेल तक पहुंचने में 40 साल क्यों लगे? मार्टिनीज ने मजाक में इसे फाइन वाइन की तरह बताया, जो समय के साथ बेहतर होती है। अच्छा। बात यह है कि विज्ञान ऐसे ही काम करता है। 1985 में यह एक अद्भुत लेकिन अकेली भौतिकी की खोज थी। किसी को नहीं पता था कि इसका क्या किया जाए। फिर अगले 40 सालों में हजारों भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर इस विचार पर काम करने लगे और धीरे धीरे एक पूरा नया वैज्ञानिक उद्योग खड़ा हो गया। तो जब ये साफ हो गया कि ये खोज सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि एक पूरी नई तकनीक की नींव रख रही है, तब इसका असली महत्व दुनिया के सामने आया। बिल्कुल। और यहीं पर इंटरव्यू में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। सालों से भौतिकी में ये माना जाता था कि क्वांटम टनलिंग तुरंत होती है। हाँ। मतलब कण एक जगह से गायब होता है और उसी पल बिना किसी देरी के दूसरी तरफ प्रकट हो जाता है। हाँ, ये एक स्थापित धारणा थी और मार्टिनेज ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि ये सच नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके अपने पोस्ट डॉक्टरल शोध से पता चला कि टनलिंग में बहुत थोड़ा ही सही पर समय लगता है। क्या समय लगता है? हाँ। उन्होंने इसे टनलिंग ट्रवर्सल टाइम नाम दिया है। एक मिनट, तो मतलब भौतिकी की एक बुनियादी धारणा गलत थी और ये बात मार्टिनेज को बहुत पहले से पता थी? तो ये बात किताबों में क्यों नहीं है? ये विज्ञान के काम करने के तरीके पर एक दिलचस्प टिप्पणी है। उन्होंने बताया कि दुर्भाग्य से उनका ये शोध पत्र एक अच्छे जर्नल में प्रकाशित नहीं हो पाया था। ओह। इसलिए यह ज्यादातर लोगों की नजरों से ओझल रहा। लेकिन यह दिखाता है कि जॉन मार्टिनेज जैसे लोग स्थापित विचारों पर सवाल उठाने से नहीं डरते थे, भले ही उस समय उन्हें मान्यता ना मिली हो। सही बात है। ये एक वैज्ञानिक की असली पहचान है। चलिए, तो अब इस फाउंडेशनल काम से आगे बढ़ते हैं और क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में आते हैं। इसका आधार है क्यूबिट। क्यूबिट, हाँ। इंटरव्यू में इसका जिक्र है। ये क्या चीज है और ये सामान्य कंप्यूटर बिट से अलग कैसे है? तो क्यूबिट कंप्यूटर के सामान्य बिट, जो या तो 0 होता है या 1, उसका क्वांटम संस्करण है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये एक ही समय में 0 और 1 मतलब दोनों हो सकता है। इस अवस्था को सुपरपोजिशन कहते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे रोक के समझना होगा। जब हम कहते हैं दोनों हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिक्का उछालने जैसा है कि या तो हेड आएगा या टेल। नहीं, आप कह रही हैं कि सिक्का हवा में घूमते समय हेड और टेल दोनों है। बिल्कुल सही। यही सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फर्क है। ये संभावना नहीं है, ये एक वास्तविक भौतिक अवस्था है। अच्छा। और यहीं से इसकी असली ताकत शुरू होती है। अगर एक क्यूबिट एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकता है, तो वो समानांतर में 2 गणनाएं कर सकता है। 2 क्यूबिट्स 4 अवस्थाओं में हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो वे एक साथ 4 गणनाएं कर सकते हैं। और ये घातीय रूप से बढ़ता है। गूगल ने जिस 53 क्यूबिट कंप्यूटर पर काम किया, वो एक साथ 2 की घात 53 गणनाएं कर सकता है, जो कि 10 की घात 16 के बराबर है। ये तो मेरे दिमाग को सुन कर देने वाली संख्या है। मतलब ब्रह्मांड के हर इंसान के लिए लाखों गणनाएं एक ही पल में। ये विज्ञान कथा जैसा लगता है। ये एक अविश्वसनीय शक्ति है। और जब आप सैकड़ों क्यूबिट्स तक पहुंचते हैं, तो संभावित अवस्थाओं की संख्या ब्रह्मांड में मौजूद परमाणुओं की कुल संख्या से भी ज्यादा हो जाती है। बाप रे। ये समानांतर गणना की एक ऐसी क्षमता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रकृति इसे आसान नहीं बढ़ाती। इन सभी अवस्थाओं का फायदा उठाने और कोई उपयोगी काम करने के लिए आपको बहुत खास क्वांटम एल्गोरिथम बनाने पड़ते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी शक्ति के साथ एक बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा का। इंटरव्यू में कहा गया कि एक ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर के लिए आज के एन्क्रिप्शन को तोड़ना बच्चों का खेल जैसा होगा। लेकिन क्या ये थोड़ा बड़ा चढ़ा कर नहीं कहा जा रहा? हम सालों से ये सुन रहे हैं, लेकिन आज भी मेरा बैंक अकाउंट तो RSA एन्क्रिप्शन से ही सुरक्षित है। असल में ये खतरा कितना करीब है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये कहना कि ये बच्चों का खेल होगा, शायद इसकी जटिलता को कम आंकना है, लेकिन खतरा वास्तविक है। अच्छा। मौजूदा एन्क्रिप्शन सिस्टम जैसे कि RSA बड़ी संख्याओं के गुणनखंड करने की गणितीय मुश्किल पर आधारित हैं। पारंपरिक कंप्यूटर के लिए यह काम असंभव है, पर एक बड़े क्वांटम कंप्यूटर के लिए यह बहुत आसान होगा।
तो हाँ, ये सिस्टम अपने जीवन काल के अंत के करीब है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब है कि भविष्य में कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया को क्वांटम सेफ क्रिप्टो की तरफ जाना होगा। क्वांटम सेफ क्रिप्टो। हाँ, यानी हमें नए ज्यादा मजबूत एल्गोरिथम की जरूरत होगी जो क्वांटम हमलों का सामना कर सकें। अच्छी बात यह है कि इस पर दुनिया भर की सरकारें और कंपनियां पहले से ही जोर शोर से काम कर रही हैं। तो ये एक दौड़ है। बिल्कुल। और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम हैकर से आगे रहें। इंटरव्यू में क्वांटम सुप्रीमेसी शब्द का भी जिक्र हुआ। ये सुनने में किसी भू राजनीतिक शब्द जैसा लगता है, जैसे शीत युद्ध के समय स्पेस रेस होती थी। हाँ, कुछ वैसा ही। मूल रूप से इसका मतलब था एक ऐसा पल जब एक क्वांटम कंप्यूटर कोई ऐसी गणना कर सकता है जिसे करने में दुनिया के सबसे तेज पारंपरिक सुपर कंप्यूटर को हजारों या अरबों साल लग जाएं। अच्छा, तो ये एक तरह का प्रदर्शन था। हाँ, सिर्फ एक प्रदर्शन था कि क्वांटम कंप्यूटर मौलिक रूप से अलग हैं। गूगल ने 2019 में ऐसा करके दिखाया भी था। हालांकि ये एक बहुत ही खास गणितीय समस्या के लिए था, किसी व्यावहारिक उपयोग के लिए नहीं। अब कुछ लोग इस शब्द को पसंद नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा भ्रामक है और इसकी जगह क्वांटम एडवांटेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम एडवांटेज, जिसका मतलब है किसी वास्तविक समस्या को हल करने में क्वांटम कंप्यूटर का फायदा। तो भविष्य में हम इन कंप्यूटरों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या ये हमारी जेब में होंगे जैसे आज स्मार्टफोन्स हैं? शायद नहीं, कम से कम अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू में बताया गया कि क्यूबिट्स बहुत ही नाजुक होते हैं। नाजुक? हाँ, वे हमारे आसपास की शोरगुल, तापमान में हल्के से बदलाव या किसी भी तरह की वाइब्रेशन से अपनी क्वांटम अवस्था खो देते हैं। उन्हें काम करने के लिए बहुत ठंडे और स्थिर वातावरण की जरूरत होती है। तो मतलब ये बड़े बड़े डेटा सेंटरों में रखे जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। तो ये थोड़ा अजीब है ना? हम कंप्यूटिंग के भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन यह हमें 60s के दशक की याद दिलाता है। सही कहा। जब कंप्यूटर पूरे कमरे जितने बड़े होते थे और लोग टर्मिनल से उन्हें एक्सेस करते थे। कभी कभी आगे जाने के लिए आपको पीछे लौटना पड़ता है। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। हम क्लाउड के जरिए ही इन मशीनों की शक्ति का उपयोग करेंगे। आप अपने लैपटॉप पर एक समस्या तैयार करेंगी, उसे क्लाउड पर क्वांटम कंप्यूटर को भेजेंगी और वो आपको जवाब भेज देगा। और आखिर में सबसे रोमांचक और शायद सबसे दार्शनिक सवाल पर आते हैं, एआई और चेतना। इनका क्वांटम कंप्यूटिंग से क्या लेना देना है? क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई का मेल बहुत शक्तिशाली हो सकता है। आज के एआई मॉडल बहुत ज्यादा डेटा पर काम करते हैं, लेकिन वो भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्वांटम नियमों को ठीक से नहीं समझ पाते। ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर एआई को उन जटिल समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं, जैसे नई दवाएं या नई तरह की बैटरी डिजाइन करना। ये एआई को एक नई तरह की समझ दे सकता है। और चेतना, ये विचार कि क्या एक मशीन सचेत हो सकती है, ये तो विज्ञान कथा का सबसे बड़ा सवाल रहा है। हाँ, और ये एक दार्शनिक सवाल बन जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि चेतना जटिलता से उभरने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे हमारे दिमाग में? बिल्कुल, जैसे हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स की जटिलता से चेतना उभरती है। क्या वैसे ही एक पर्याप्त शक्तिशाली और जटिल क्वांटम कंप्यूटर से भी चेतना उभर सकती है? तो मार्टिनेस का इस पे क्या कहना था? इंटरव्यू में उन्होंने इसे एक संभावना बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये अभी बहुत दूर की बात है। वो एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं और उनका ध्यान अभी बेहतर कंप्यूटर बनाने पर है, न कि 20 साल बाद की दार्शनिक बहसों पर। तो कहानी एक लैब में रखे सिक्के के आकार की चिप से शुरू हुई, जिसने भौतिकी के स्थापित नियमों को चुनौती दी। और 40 साल बाद वही कहानी हमारे एन्क्रिप्शन, हमारी एआई और शायद हमारी असलियत की समझ को बदलने की दहलीज पर खड़ी है। ये एक पीएचडी प्रोजेक्ट से नोबेल पुरस्कार तक का 40 साल का सफर है। यह दिखाता है कि कैसे विज्ञान काम करता है। एक खोज होती है, फिर दशकों तक पूरा समुदाय उस पर काम करता है और धीरे धीरे उसका वास्तविक प्रभाव सामने आता है। इस सफर में भौतिकी की एक पुरानी धारणा को चुनौती दी गई और क्यूबिट्स की असीमित शक्ति की नींव रखी गई। बिल्कुल। इंटरव्यू में सिमुलेशन थ्योरी का भी एक दिलचस्प जिक्र हुआ। हाँ। अगर हमारा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है जिसे कोई चला रहा है, तो उसे चलाने वाला कंप्यूटर शायद एक क्वांटम कंप्यूटर ही होगा। ये एक विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हम खुद ऐसी जटिल वास्तविकताएं बनाने की कगार पर हैं जिन्हें कंप्यूटर पर चलाया जा सके, तो ये हमारी अपनी वास्तविकता की प्रकृति के बारे में क्या कहता है?